स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जम के पढ़ रहे होंगे। याद रखिएगा, जम के पढ़ते रहना है, मजे सीखते रहना है। ऑलराइट, सुनिए, इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की। ऑलराइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर वापस इंपॉर्टेंट? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। यू नो व्हाट, जिस सीरीज का पर्पस मैंने जैसे बता रखा है आप लोगों को, इसका पर्पस क्या है? दो पर्पस है, एक नॉलेज स्प्रेड करना, दूसरा आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर प्रिपेयर करना। ऑलराइट, सो इसलिए सीरीज इस ऑर्डर में प्रिपेयर है कि जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उसे हम पहले रख रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं बात करने वाला हूं इस टॉपिक में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जी हाँ, अब इस टॉपिक को समझने से पहले एक बात को समझिएगा। मैं आपसे कहूं कि हर एक इंसान को एक बात समझनी चाहिए, वो ये कि वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा आप किसी को कुछ दान देते हैं या किसी इंसान का कुछ भला करते हैं, किसी को एजुकेट करते हैं या सोसाइटी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, अपने नेशनल हेरिटेज को बचाने की कोशिश करते हैं या वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप या हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो याद रखिए कि हम अपनी विश पे करते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सोसाइटी में भला करना आपके और हमारे लिए तो मर्जी से हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए यहाँ मर्जी नहीं चलेगा। अगर वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉल हो जाता है, एज पर सेक्शन 135, हाँ जी 135 जो मैं आगे बात करने वाला हूँ, सेक्शन 135 की कैटेगरी में अगर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो कंपनी फॉल हो जाती है, तो याद रखिएगा उसको वो कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल करनी होगी। इट मींस कम ऑब्लिगेशन है। क्या सर? हाँ, मतलब जो आप सोसाइटी के भला करने की बातें अपनी मर्जी से करते थे, अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब आपको करना ही होगा। सर हमको नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 135। इंटरेस्टिंग सेक्शन है, याद रखिएगा। इस पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, आप इस ध्यान से सुनना विद कंप्लीट इंटरप्रिटेशन, कोई डाउट नहीं रहेगा। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक भी चीज छोड़ने वाला है, सो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। नाउ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, डिफाइंड इन सेक्शन 135। सेक्शन तो खा जाइए, मैंने पहले समझा रखा आप लोगों को। अच्छे मार्क्स सही हैं तो सेक्शंस पे कमांड होना जरूरी है। सर कैसे याद रहेगा? प्रैक्टिस से, बोलिए। ऑलराइट, सेक्शन 135 डिफाइंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सेक्शन 135 डिफाइंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। पूरा का पूरा कांसेप्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का डिफाइन है, ठीक है? आई पर्सन सजेस्ट कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन 135 रीड विद रूल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रूल्स 2014। सिंपल सा बात, 2014, ठीक है? अब एक बात सुनेगा, मैं सब सेक्शन 1 से बात करता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ध्यान से, ठीक है? देखो यार, एक बात आप सब समझो, मैं आपको एक सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूँ। हमें इतना ध्यान से सुन लेना है कि हमारी बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना लगे। एक बार सुना, समझ में आ गया, इसलिए इन वीडियोस को आप ध्यान से सुने और बोलें, याद हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ सबसेक्शन 1, अगर हम 135 के सबसेक्शन 1 को उठा के देखें तो ये पहली बात कहता है कि एवरी कंपनी क्या हैविंग नेटवर्थ या फिर टर्नओवर या फिर नेट प्रॉफिट, 3 कैटेगरी। बात समझना ध्यान से, कह रहा है एवरी कंपनी। क्या सर? एवरी कंपनी, अभी इंटरप्रेट करता हूं, ठीक है? एवरी कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। कितना सर? 1000 करोड़, ऑलराइट, एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। तीन क्राइटेरिया, मतलब सुनिए, एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, या प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। सिंपल है क्या? कहता है ये कैटेगरी वाला कंपनी इस कैटेगरी में फॉल हुआ,
क्या करना पड़ेगा इनको? कॉन्स्टिट्यूट। कैसा? कॉन्स्टिट्यूट। सर कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्रिएट करना, स्टैब्लिश करना। क्या? CSRC। क्या सर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। सी सेंस फॉर हियर कमिटी। ओके, कमिटी बनाना पड़ेगा। कौन को? जो कंपनी का, जिस भी कंपनी का पेड अप। सर क्या पेड अप? नहीं, नेटवर्थ। नेटवर्थ सर कैसे निकालेंगे? आई होप जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा बताएं। सो नेटवर्क कितना? 500 करोड़ और मोर। सर टर्नओवर या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट कितना? 5 करोड़। सुनिए ना, वापस बोलिए पर कितना? क्या? नेटवर्थ। नेटवर्थ कितना? 5 करोड़ और मोर। टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अगर कोई भी कंपनी फॉल हो जाता तो याद रखिएगा उस कंपनी को बनाना पड़ेगा CSR कमेटी। क्या बनाना पड़ेगा? CSR कमेटी। CSR कमेटी। कमेटी सर, कमेटी कैसे बनेगा? सुनो बहुत ध्यान से। कितना चाहिए? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। कितना डायरेक्टर चाहिए? 3। और क्या होगा? 1 कैसा होगा उसमें से? इन 3 में से एक होना चाहिए कैसा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत पकड़ में आ रहा है? जो कंपनी, कोई भी कंपनी जो इस कैटेगरी में फॉलो हो गया, उन कंपनी को बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, CSR कमेटी। CSR कमेटी। CSR कमेटी बनाने के लिए सर कौन कितना लोग चाहिए? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। कुछ सर अलग से चाहिए? नहीं, इसी कंपनी का, जो कंपनी की कैटेगरी में फॉलो हो गया है, उसी कंपनी के 3 डायरेक्टर, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर को लेना ही पड़ेगा। क्या? कमेटी बनाने के लिए। तो वो 3 डायरेक्टर कहां जाएगा? कमेटी में बैठेगा। कमेटी का भी डायरेक्टर कहलाएगा। सिंपल एकदम। उनमें से एक डायरेक्टर कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर लेकिन प्राइवेट कंपनी है तो सुनो ना, अगर प्राइवेट कंपनी है ना तो ध्यान सुनना, एटलीस्ट 2 लॉजिकल है रे, कम से कम 2 डायरेक्टर तो वैसे भी होते हैं। तो CSR कमेटी बनाएंगे। इस कैटेगरी में कौन सा कंपनी आ गया? प्राइवेट कंपनी आ गया, तो CSR कमेटी के अंदर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होंगे। सिंपल है, सिंपल एकदम। वहां तो आईडी प्रोविजन चलेगा नहीं। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, बड़े प्यार से सुनो। यहाँ कंपनी को इंटरप्रेट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ये जो कंपनी है ना, कंपनी इंक्लूड्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सुनो ना, फॉरेन कंपनी ऑल्सो। आप मेरे बच्चों ध्यान से कर देखिए, टाइटल नहीं, पहली बात बोल दी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोला सुनियो, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। और फॉरेन कंपनी कैसे पता लगाते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। आई होप याद होगा रे, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी क्या? हैविंग व्हाट, ये सबको पता है डेफिनेशन में, हैविंग ब्रांच ऑफिस। हैविंग ब्रांच ऑफिस कहां पर? इंडिया। या फिर क्या होता है उनके पास में? ब्रांच ऑफिस नहीं तो फिर वो प्रोजेक्ट ऑफिस। सेक्शन 2 क्लॉज 42 की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ ली है तो आप जानते होंगे फॉरेन कंपनी में कैसे कह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और याद रखिएगा कंपनी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि याद रखिएगा वो इंटरप्रेटेट कर रहा है कि एवरी कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी का भी ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है और वो इस कैटेगरी में फॉल होता है तो याद रखिएगा क्या करना पड़ेगा? कमेटी बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। पहला काम क्या है? कमेटी। क्लियर? अब बात सुनिए, कमेटी सर कैसा होना चाहिए? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ व्हिच 1 मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर इन केस इन व्हिच आईडी प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 149, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता, एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में अगर एप्लीकेबल नहीं है और अदर कंपनीज भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है वहां सीएस कमेटी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होगा। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होगा प्राइवेट कंपनी। सर फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंपनी मेरे बेटो समझो आप लोग 2 पर्सन होगा जिसमें से एक ऐसा होना चाहिए इंडियन, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा कि यहाँ का रहने वाला। क्लियर? क्लियर एकदम। अब एक बात समझिएगा, आगे इंटरप्रेट करके समझते हैं और ध्यान से सुनते रहिएगा। पहले कंपनी क्लियर हो गया आपको, होल्डिंग सब्सिडियरी फॉरेन कंपनी। अब आप मेरे साथ सुनिएगा। अब बेटा मैं आप लोगों को बहुत छोटा छोटा चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, CSR करना नहीं करना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं बनती कैसे पता लगाएंगे? पहले तो हम कैटेगरी देखेंगे, कौन सा?
net worth 500 crore more, turnover 1000 crore more and net profit 5 crore more. एक बात मैं आपको प्लीज कह दूं, अगर सच में ये वीडियो देख रहे हो और ध्यान से देख रहे हो तो प्लीज बोलना, रिवाइज करना। मैं बोल रहा हूँ मगर इसलिए ताकि आप लोग बोल सकें, ठीक है। मुझे तो नहीं करना, मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। आप भी लोगों के लिए बात बोल रहा हूँ ताकि आप लोग बोले, ऑलराइट। सो आप लोगों के बेटर के लिए है, बोले, शर्माए नहीं आसपास किसी को देखकर, बोले। नाउ अब यहाँ पे सुनेगा, अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट का, ठीक है। एक एक्चुअली जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि दो बातें इसमें ऐड नहीं होती हैं, दो आइटम्स नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। क्या? अगर कोई कंपनी की ओवरसीज ब्रांच या फिर ब्रांचेस हैं, क्या सर? अरे किसी कंपनी का ना ओवरसीज, कहां पर? आउट ऑफ इंडिया ब्रांचेस ऑफिस हैं, उनसे जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होता है। क्या सर? वापस बताइएगा। ओवरसीज ब्रांच, ये ब्रांचेस ऑफिस हैं कहां पर? किसी और कंट्री में, उससे प्रॉफिट जो मिलेगा, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने वक्त हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस। पहला बात क्लियर है। दूसरी बात, डिविडेंड रिसीव हुआ इन इंडिया, किससे रिसीव हुआ? फ्रॉम अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी से हमारी कंपनी को, मतलब जो कंपनी इंडिया में है इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, उन्हें अगर डिविडेंड मिलता है किसी दूसरी कंपनी से, वो भी नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो सबसेक्शन 1 एकदम क्लियर है आपको। पहला वाक्य बोले कि सर ऐसा कंपनी, एवरी कंपनी इंक्लूड्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, फॉरेन कंपनी। क्लियर? क्या करना पड़ेगा? अगर इनका नेटवर्क कितना 500 करोड़ मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ मोर और नेट प्रॉफिट 500 करोड़ और मोर, सब नेट प्रॉफिट 500 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, व्हाट दे नीड टू डू? कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी, 3 डायरेक्टर, 1 ऑफ होम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सिंपल है। अदर केसेस में 2 डायरेक्टर्स, सिंपल, पुट आउट, ऑलराइट। अब बेटा सबसेक्शन 2 पे आते हैं, ध्यान सुनते जाइएगा, फटाफट नोट भी कर लीजिएगा पॉज करके बाद में। अभी तो याद करना है, पॉज बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। सबसेक्शन 2, अब देखो आपने कमेटी बना ली है ना, अब याद करने तरीका बता रहा हूँ। कमेटी बन गया ना इस कैटेगरी में फॉलो करते ही, तो दूसरा काम सुनो। बोर्ड क्या करेगा? डिस्क्लोज its बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। क्या? डिस्क्लोज इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट, किसके बारे में? अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSRC। सर क्या मतलब? सिंपल है रे, कैसे करना है? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो सेक्शन 134 सबसेक्शन 3, ठीक है, इसमें क्या करा जाएगा? ध्यान सुनिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि क्या? ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कंपनी इस कैटेगरी में फॉल होती है और उसे CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी है क्या? डिस्क्लोज द फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी इन देयर बोर्ड रिपोर्ट। ऑलराइट, क्लियर एकदम? ये सबसेक्शन 2 सिंपल सा बात है, पहले बनाई, सबसेक्शन में बनाया ना, 2 में क्या करें? डिस्क्लोजर किसमें देंगे? बोर्ड रिपोर्ट में, सिंपल। अब आप सुनिएगा सबसेक्शन 3 फटाफट पकड़ते जाइएगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 ध्यान सुनिएगा। जो ये कमेटी बनाया है ना, सेल्स कमेटी, इसका कोई रोल भी तो होगा, कोई काम भी तो होगा, ऐसे बन जाएगा। तो कुछ काम है, क्या काम है? देखो समझो, सिंपल सा है। फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड। क्या फॉर्मुलेट रिकमेंड करेगा? फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड CSR पॉलिसी, किससे? रिलेट टू CSR एक्टिविटीज
क्या लिखा हुआ है, एज पर शेड्यूल 7। समझो समझो हम क्या कह रहे हैं, आप देखो सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं जो कमेटी बना लिया ना आपने एज पर सबसेक्शन 1 जो अपनी कमेटी बनाया ना, इसका सबसेक्शन 3 में रोल बताया क्या काम करेगी, फॉर्मुलेट करेगी और रिकमेंड करेगी क्या, CSR पॉलिसी। CSR पॉलिसी, CSR पॉलिसी मतलब अरे कौन कौन सा CS एक्टिविटी का नाम भी बताया ना आप लोगों को, किन किन एक्टिविटीज में कौन कौन से सोशल वर्क हो सकते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉर्पोरेट को करने हैं, तो ये बताएगा कि कौन कौन से एलिजिबल वर्क है। सर इसका एलिजिबल वर्क का कोई शेड्यूल है, हाँ शेड्यूल 7 लिखा हुआ है ना, उसमें आइटम्स लिखे हैं, अभी आगे वाली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे भी बोले थे क्लीन ऑफ गंगा, ठीक है, या फिर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंटल, या हम बात करें आपका कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इवन आजकल नया ऐड भी कर लिया गया, कोविड-19 को ऐड किया हुआ है, ठीक है, उससे भी मानेंगे अगर कोविड-19 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन्वेस्ट कंट्रीब्यूट करता है तो याद रखिएगा उसे CSR माना गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, लेटेस्ट ऐड किए गए, ठीक है। सो दीज आर द एक्टिविटीज। तो क्या करेगी CSR एक्टिविटी, CSR कमेटी का रोल है कि फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड करे किसको, बोर्ड को, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करना चाहिए, या देखिए कमेटी रिकमेंडेशन है, जितनी कमेटी रिकमेंडेशन देती है, एक्चुअल अप्रूवल किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का, ठीक है। फाइनली कौन इसे अप्रूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ध्यान सुनिए क्या होगा, कमेटी करेगी फॉर्मुलेट्स एंड रिकमेंड्स सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी relate to the what, to whom, it relates to the corporate social activities as specified schedule 7। schedule 7 में जो एक्टिविटीज को रेफर किया हुआ गया है, उन एक्टिविटीज के लिए क्या करेगी, वो पॉलिसी बनाएगी। सिंपल है, तो सिंपल है सर, कीवर्ड से करेंगे फॉर्मुलेट करना क्या, एंड रिकमेंड करना। ऑफ कोर्स यार, कौन सी CSR पॉलिसी किससे रिलेट करेगी, एक्टिविटीज कौन सी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्टिविटीज। सर कहां लिखेंगे, शेड्यूल 7 में। याद हो रहा है, इतना लंबा थोड़ा है नहीं, सिंपल है सर, आपके लिए सिंपल है, कहाँ सच में सिंपल है, सोचो ना, देखो क्लियर। पहला, दूसरा फॉर्मुलेट कर लिया ना, अब रिकमेंड करो, व्हाट, रिकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई बच्चों एक बात सुन लीजिएगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो ये CSR के लिए होता है ना, इससे बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मांगते हैं, बहुत ध्यान सुन लो, छोटी छोटी बातें हैं इंपॉर्टेंट, इससे बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करते हैं। सो बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करते हैं तो मेरे बच्चों जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें CSR एक्टिविटी के किए गए एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट नहीं होंगे, उसे पार्ट नहीं मानेंगे। क्लियर है, और सुन आ रहा है, सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ये रिकमेंड करेगा क्या, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फॉर सच एक्टिविटीज। क्या सर, इन एक्टिविटीज पे कितना खर्चा किया जाएगा उसका अमाउंट बताएगी ये एक्टिविटीज जो मैंने बताई ना आपको, इनमें से इन एक्टिविटीज में जो शेड्यूल 7 में लिखी हुई है, इन एक्टिविटीज पे कितना खर्चा किया जाएगा उसको भी रिकमेंड करेगी। क्लियर है, तो रिकमेंड पहला क्या बोले, फॉर्मुलेट रिकमेंड द CSR पॉलिसी रिलेटेड टू द CSR एक्टिविटीज एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। सेकंड जल्दी रे, सेकंड रिकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वापस बोलो, recommend amount of expenditure to be incurred for such activities। simple। and third सुनिए ना, मॉनिटर करना टाइम क्या, CSR पॉलिसी कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है नहीं हो रहा, सो मॉनिटर व्हाट, मॉनिटर CSR पॉलिसी फॉर्म। ये 3 रोल है सबसेक्शन 3 में डिफाइन है। याद हुआ, सिंपल एकदम, पुट आउट, आई होप नहीं होगा। ऑलराइट, अब सुनते जाइएगा फटाफट से सबसेक्शन 4। क्या लगे पूरा इस सीरीज के अंदर पूरा खत्म कर देंगे हम लोग, और इनमें ही क्वेश्चन है, ठीक है, तुम पढ़ तो लेना, देखो तभी आंसर कर पाएंगे। सबसेक्शन 4 इसका सर 135 का सबसेक्शन 4, 135 का सबसेक्शन 4, ध्यान सुनिएगा। सबसेक्शन 4 ये कहता है, सबसेक्शन 4 बोल रहा है 4 बातें होनी चाहिए। क्या क्या, देखो अब देखो कैसे याद करना है। पहले में कमेटी बनाया, फिर कमेटी के डिस्क्लोजर दिया बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दिया, फिर 3 में क्या कर रहे हैं, सेक्शन 3 में सोचो उसका रोल, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड CSR पॉलिसी, ऑलराइट, रिकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, थर्ड मॉनिटर करना, ठीक है। अब 4 में क्या होना है, देखो
इसने सीएसआर कमेटी का अपना काम कर दिया ना, अब बोर्ड क्या करेगा देखो, बोर्ड अप्रूव, बोर्ड क्या करेगा, अप्रूव करेगा क्या, CSR पॉलिसी आफ्टर कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ CSRC। सेक्शन 3 में उसने क्या कहता, देखो फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड किया था ना, तो ये कहाँ आया, बोर्ड के पास। बोर्ड इसे कंसीडर करेगा कि ठीक है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पहला काम क्या होगा, सर कीवर्ड बता दीजिएगा, बोर्ड अप्रूव करेगा क्या, किसकी रिकमेंडेशन, इसकी, किससे रिलेटेड है, सीएस पॉलिसी से। सिंपल है, बोर्ड अप्रूव करेगा सीएसआर पॉलिसीज एज रिकमेंडेड बाय द सीएसआरसी। सीएसआरसी मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी। सिंपल, ये सबसे फोन पूरी बात बता रहे हैं, ठीक है। पहला काम किया, फिर दूसरा काम सुनिएगा, ठीक है। प्लेस CSR पॉलिसी ऑन कंपनी वेबसाइट इफ एनी। सिंपल है, अगर कंपनी का वेबसाइट बना हुआ है तो कंपनी की वेबसाइट पर उसे अपलोड भी कर देगा कि हमारी कंपनी, हम लोग ये अपलोड कर देंगे कि कंपनी जो है ना हमारा एलिजिबल है और ये कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसीज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो कंपनी का वेबसाइट पे भी इसको कर देना है। सिंपल। अब एक बात समझो, जब ये काम किया होगा, क्योंकि जिसको उन्होंने अप्रूव कर दिया ना, अगेन सोचो ना डिस्क्लोजर देना ही देना है, तो डिस्क्लोजर बनाना पड़ेगा कहां पर, इन बोर्ड रिपोर्ट। मैंडेटरी है, आप सोच के देखो, दो काम तो वैसे ही हो जाएंगे। क्या सर, बोर्ड रिपोर्ट में CSRC की कॉन्स्टिट्यूशन बताई, कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया हमने कि कमेटी बन गई है, बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा, जिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी को कंपनी फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसमें अमाउंट्स स्पेंड करेगा, उसके कंटेंट्स क्या किस किस में करेगा, वो भी तो बोर्ड रिपोर्ट पर लिखना मैंडेटरी है। सिंपल एग्जाम, डाउट क्लियर है। अब वो कंफर्म हो गया तो कहाँ अपलोड कर दो उसको, कंपनी का वेबसाइट पे, अगर है तो। एंड क्लियर, अब आइएगा बात सुनिएगा। एंड ensure that such CSR activities undertaken, क्या सर, undertaken by company, मैं नहीं समझा सर, सुनो मैं आपसे कह रहा हूं, सब सेकंड 4 के अंदर 4 बातें हैं। पहला, अप्रूव करेगा बोर्ड डायरेक्टर क्या, सीएसआर पॉलिसी एज रिकमेंडेड बाय द व्हाट, कौन करेगा रिकमेंड, सीआरसी कमेटी करा। दूसरा, इसको डिस्क्लोज कर दो, कहां पर, disclose the contents of CSR policy in the board report. Third, place CSR policy on the company's website, if any. And the fourth, ensure that such CSR activities ना, एक जो corporation activities की recommend किया है, actually company से कर रहा नहीं कर रहा, so undertaken by the company. सिंपल एग्जाम याद हुआ, कोई दिक्कत। अब बेटा ध्यान सुनिएगा, इस सेक्शन की 135 की तो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 5, सेक्शन 6 जान है, जान। अब ध्यान से सुनना, ऑलराइट। मतलब ऐसा नहीं है कि जब जितना पढ़े सब बोल जाइएगा, ये बिना इसके वो समझ नहीं आएंगे, तो पढ़ना तो साथ ही है, ठीक है। सब सेक्शन 5 है ना, बात करने वाला है आप लोगों से इस बारे में कि कितना परसेंट, देखिएगा कितना परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 135 सेक्शन 5 कहता है एटलीस्ट, कौन करेगा, जो कंपनी फॉलो गया सेक्शन 135 सेक्शन 1 में, मतलब एवरी कंपनी जो उस कैटेगरी में आएगा, क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2% एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ immediate
3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। याद देखिएगा, एवरेज लेना है किसका, इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का। कितना परसेंटेज होगा, क्वेश्चन आ जाता है कितना परसेंटेज हमें कंट्रीब्यूट करना है, 2%। 2% इसका एवरेज नेट प्रॉफिट। ये एवरेज नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। सर मेरी कंपनी को बनाए हुए तो अभी 2 साल ही हुए हैं, तो कोई बात नहीं 2 साल का ले लो। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है अगर 3 साल हुए। अगर बाई चांस अभी कंपनी को अभी इनका ऑपरेशन हुए 3 साल नहीं हुए, 2 साल हुए, तो फिर 2 साल का लो। सिंपल, एकदम सिंपल है, विदाउट। तो अगर हम बोलेंगे सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे कंपनी को एवरी फाइनेंशियल ईयर अगर वो फॉल हो गया, वो 3 वाला कंडीशन में सबसेक्शन 1 वाला मुझे बताएं, तो कितना करना पड़ेगा एवरी फाइनेंशियल ईयर, एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2%, कम से कम कितना 2%। सिंपल है। कितने ग्राम का, इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का, इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। इसमें कई बार बच्चे लोग गलती करते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं बेटा। मान लीजिएगा 2011 में 10 करोड़ प्रॉफिट था, ठीक है, 12 में हमको -2 मतलब लॉस हुआ था 2 करोड़ का। 13 में बात करें हमको -4 का लॉस हुआ। एग्जाम्पल देखिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अक्सर लोग कहते हैं इसे काउंट नहीं करते। मैं अगर एक सिंपल सी चीज बताऊँ तो ये ईयर भी ऐसे कंसीडर किया जाएगा प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर दिस। आप देख रहे हैं ना, 2013 में -4 करोड़ का लॉस था एज कम्पेयर 2012, लेकिन ज्यादा था। तो हम अगर बोले कंपेयर करें इन दोनों ईयर्स को, तो अगर आप देखे जाए तो प्रॉफिटेबल कौन सा हुआ, 12। मेरी बात समझ में आ रहा है? जो लोग बढ़िया बुद्धि लगा रहे होंगे तो पक्का समझ में आ गया होगा। मतलब सब कम नुकसान हुआ, तो अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए तो प्रॉफिटेबल हुआ नहीं हुआ, सिंपल है। एनीवेज गेट बैक टू वो, ये मैंने से नहीं बताया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अक्सर जो गलती करते हैं, इससे बचना है, ठीक है। सो इसे कंसीडर करेंगे, हाँ इसे कंसीडर करेंगे, इसे नहीं करना अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तब, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लिसन, तो क्या करना है, सबसेक्शन 5 कहता है एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ये करना है। लेकिन सर जो कंपनी को बने अभी 3 साल भी नहीं हुए, तो फिर 2 साल का होगा ना, 1 साल तो हो गया सर, 1 साल भी नहीं हुआ, तो फिर क्या है बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ आ रहा है, 1 साल भी नहीं हुआ तो कैसे आ जाएगा, क्लियर है सर। 1 साल तो हो गया, तो चेक कर लो ना नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो, या नेट वर्थ या टर्नओवर, बात समझ में आ रहा है। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसे 2 साल ही हुए हैं तो वो नहीं करेगी। अगर वो 3 कैटेगरी में फॉल हो जाती है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो उसे भी करना है, क्लियर है। बट फर्क इतना आ जाएगा, फिर हम एवरेज उतने साल का लेंगे, 2 साल का 2 साल का ही लेंगे, क्लियर। ऑलराइट, अच्छा अब सुनो, पहला बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात समझो आप लोग। अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिएगा इफ कंपनी fail to spend CSR, spend to sales policies, मान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड 5 सेकंड 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके डिफरेंस को क्लियर कर दो थोड़ा सा। अगर कंपनी नहीं कर पाया, नहीं करा, कंपनी कैटेगरी में तो आया लेकिन कंपनी नहीं करा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, मतलब कंपनी में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला यार, पूरे साल में सोचा इस पे कर लें, इस पे कर लें, इस पे कर लें, बहुत दिमाग लगाया लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रोजेक्ट का मतलब शेड्यूल 7 जो मैं आपको एक्टिविटीज बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी नहीं मिली कि किस पे करें, सोशल रिस्पांसिबिलिटी पूरी तो करनी है पर करें किस पे, तो ऐसा एग्जैक्टली कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो ध्यान सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ, मेरे को ये काम कहा गया था करने के लिए इस साल में, समझो। मेरे को फाइनेंशियल ईयर, ये जो मेरा फाइनेंस चल रहा है ये एंड हुआ, मैंने चेक किया, मैं 3 कैटेगरी में आता हूँ। अगर मैं तीनों में से आता हूँ, अरे नेट वर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, तो मेरे को 2% एटलीस्ट अपना इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का कंट्रीब्यूट करने का, स्पेंड करना है जिसमें सेल्स एक्टिविटी में। लेकिन थ्रू आउट द ईयर मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला और अमाउंट कैसा लगेगा, अनस्पेंड। ध्यान सुनना, अनस्पेंड। तो कंपनी फेल्स टू स्पेंड, और अगर अमाउंट कैसा होगा, अमाउंट कैसा होगा, अनस्पेंड। तो अनस्पेंड अमाउंट जो है ना, ध्यान सुनना,
ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू, ध्यान सुनना, फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां पर लिखा हुआ है? शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में जो है सर, वो शेड्यूल 7 में क्या है सुन लीजिएगा ध्यान से। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, वुमेन वेलफेयर हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, मिनॉरिटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो गया। ये फंड्स जो बने हुए हैं ना, ये फंड्स, इन फंड्स में पैसा ट्रांसफर कर देना है कब? अगर कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा बचा पड़ा है 2% किया ही नहीं है स्पेंड, अनस्पेंड अमाउंट है, अनस्पेंड अमाउंट है, ठीक है, अनस्पेंड अमाउंट है, तो उसे ट्रांसफर कर दीजिएगा कहां पर? फंड में। फंड कैसा है? सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे? एज पर शेड्यूल 7, ठीक है, जो बताया अभी आपको, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है, सेटअप बाय द फॉर मिनॉरिटीज और सोशल वेलफेयर, ठीक है, या हम बात करें इनके लिए वुमेन वेलफेयर का बात हो गया, ट्राइब्स की एजुकेशन के लिए हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा, क्वेश्चन राइज होता है इसे ट्रांसफर तो कर देंगे पर कितने टाइम में, वक्त तो बता दीजिएगा, सिंपल है, विद इन 6 month फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर कौन सा फाइनेंशियल ईयर? अब आप बात समझो, यही खेल समझो उसलिए। मेरे जैसे बोला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में फाइनेंशियल कंप्लीट हुआ और मेरे पास जो रिकॉर्ड्स आए ऑडिटेड, अपने पास जो रिकॉर्ड्स आए हमारे पास में, इन ऑडिटेड रिकॉर्ड्स कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने इनको ऑब्जर्व किया और मैंने ये देखा कि हाँ मैं एक्चुअली इस कैटेगरी में फॉलो होता हूँ, मेरी कंपनी इस कैटेगरी में फॉलो होती है, ठीक है। तो हमने स्पेंड करना थोड़ा देर ये पैसा, लेकिन हमने किया ही नहीं। तो ये जो पैसा बच रहा है ना, अपने पास नहीं रखना है, कंपनी अपने पास नहीं रखेगा। इस फंड को विद इन 6 months एक्सपायर हो तो फाइनेंशियल ईयर, और ये अमाउंट कौन सा होगा? रिलेटेड टू लास्ट ईयर, उस साल का है ना, पिछले साल का था, इस साल किया नहीं, तो इस साल की खत्म होते ही 6 महीने के अंदर अंदर फंड ट्रांसफर होना चाहिए है। सिंपल है। कौन से फंड में? फंड इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। ये बात ध्यान समझ में आया। अब अगर सर मान लीजिएगा हम ऑब्जर्व करें कि मान लीजिएगा, ध्यान सुनना ध्यान से, हमने किया लेकिन 2% करना था ना, 2% हम मान लेते एक बार, 2% था 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। एक कंपनी का हमने 2% ले लिया और उसे सीएसआर एक्टिविटी में करना था 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस साल जो पिछले साल का हमने कैलकुलेट किया, इस साल हमको कितना करना था? 1 करोड़ स्पेंड करना था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज पे, लेकिन 50 लाख ही हुआ, 50 लाख बच रहा है। आप समझो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। कंपनी लोग का स्मार्टनेस करता है कि 50 लाख बच गया ना, अगले साल का जोड़ दो, कैरी फॉरवर्ड कर लो और 2% बचाते रहो। ऐसा नहीं है, क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। अमेंडमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। जो ये अनस्पेंड अमाउंट है ना ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, अनस्पेंड अमाउंट ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, क्या सर? अनस्पेंड अमाउंट ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब कुछ तो किया, कुछ बच गया। 2% करना था कम से कम, 2% नहीं हो पाया है, फिर बच गया। अपने पास नहीं रखेगी कंपनी, क्या करेगी? ध्यान सुन लो, इसे ट्रांसफर कर दो, सरकार दे दें, समझ ध्यान से। कंपनी को इसके लिए स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या सर? हाँ, कंपनी को इसके लिए स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उस अकाउंट का नाम होगा अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। सेंसस अकाउंट मस्ट बी ओपन विद द शेड्यूल बैंक। क्या सर? कंपनी को एक स्पेशल अकाउंट खोलना है, स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है? अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। किसके साथ खोलना है? शेड्यूल बैंक के साथ में। तो ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा साल दिए थे आपको स्पेंड करने के लिए, आपने किया भी, लेकिन एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बच गया कुछ पैसा, अपने पास नहीं रखना है। जैसे ये साल खत्म हो गया, विद इन 30 डेज कहां ट्रांसफर कर दो? स्पेशल अकाउंट में। नाम बता दिए आपको। अब आपके पास वहां से 3 साल है। क्या सर? जो इस स्पेशल अकाउंट में पैसा गया ना, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर यूटिलाइज नहीं हुआ किस काम में? सीएसआर एक्टिविटीज में, अपने लिए नहीं, सीएसआर एक्टिविटी में अगर यूटिलाइज नहीं हुआ
तो 3 इयर्स तक वो रहेगा कहां पर, स्पेशल अकाउंट में। एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3rd ईयर, जैसे 3 साल कंप्लीट होगा फिर भी पैसा बचा हुआ है, विदिन 30 डेज ट्रांसफर कर दीजिएगा बेटा, वापस ले जाओ कहां पर, यहाँ शेड्यूल 7 वाले फंड में, मतलब प्राइम मिनिस्टर नेशनल एफपीओ फंड में चला जाएगा। ये कोई ऐसा फंड जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखा है एज पर शेड्यूल 7, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। कितने दिन में, 30 डेज में। तो सर सबसेक्शन 5 और 6 में डिफरेंस क्या है, बहुत ही प्यारा डिफरेंस है, ध्यान से देखो। सबसेक्शन 5 तो कहता है कि आपने किया ही नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है लेकिन आपने किया ही नहीं, तो आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा ये नहीं किया ना, उस पूरा का पूरा पैसा 6 महीने के अंदर कहां भेज दो, सीएसआर टीम। कौन से फंड्स में, जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एज पर शेड्यूल 7। लेकिन आपने किया, सबसेक्शन 6 कह रहा है आपने किया, लेकिन कुछ अमाउंट बच गया, 2% कम से कम करना था, कितना, एटलीस्ट 2% स्पेंड करना था ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्टिविटीज, लेकिन स्टिल सम अमाउंट इज लेफ्ट, देन फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर एंड रिलेटेड टू दैट फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है अमाउंट जो बचा हुआ है इस साल का, इस साल मतलब इस फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही 30 डेज के अंदर स्पेशल अकाउंट में भेज देने का पैसा। कितने दिन में, 30 डेज में। वहां कितने दिन रहेगा, 3 ईयर। अगर यूटिलाइज नहीं हुआ सीएसआर एक्टिविटीज में, तो तुम समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है बचा लिए फिर जो बच गया आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो, फिर उसमें आगे जोड़ लो, नहीं, वो अलग चला जाएगा स्पेशल अकाउंट में। 3 साल बाद वहां से 3 साल अगर नहीं यूटिलाइज हुआ तो आफ्टर एक्सपायर्ड 3 इयर्स विदिन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायर्ड सच, मतलब कौन सा लास्ट ईयर, कौन सा लास्ट, 3rd ईयर, 3rd ईयर का एक्सपायर होते ही विदिन 30 डेज में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू सच फंड एज पर शेड्यूल 7। कम से कम 4-5 बार बोल चुका हूँ, आई होप आपका बुद्धि में बैठ गया होगा, याद हो गया होगा, राइट। अच्छा एक बात सुनिएगा, अब करना क्या है, ध्यान सुनो, इसमें खास बात जो यहाँ बोल रहे हैं ना, ये स्पेंड करना पैसा, बेटा याद रखिएगा, इसमें आपको प्रायोरिटी देनी होगी लोकल एरिया को, कंपनी को किसको देना पड़ेगा, लोकल एरिया। सो लोकल एरिया मतलब, अरे कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है जयपुर, तो जयपुर उसका लोकल एरिया, तो पहले प्रायोरिटी देगा लोकल एरिया, ठीक है। मतलब लोकल एरिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो लोकल एरिया में जो एक्टिविटीज सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज होती हैं, सोसाइटी को डेवलप करने की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको करेगा, ठीक है, सिंपल एकदम। सर हम यूएसए में कर लें, सर चाइना में कर लें, इन दोनों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जी नहीं, पाकिस्तान में कर रहे नहीं, वो एलिजिबल नहीं है, तुम घर जाओ कर लो, लेकिन हम क्या करें, वो सीएसआर में नहीं मानेंगे। तो जो एक्टिविटी होगी वो कहाँ चाहिए, इंडिया, उसमें भी आप पहले क्या प्रायोरिटी दें, अपना लोकल एरिया को, कंपनी क्या देगी पहले प्रायोरिटी, लोकल एरिया, मतलब वेयर इट ऑपरेट्स, तो पहले लोकल एरिया को प्रायोरिटी दे रही है। अगर लोकल एरिया बेटा खा पी के रेडी है, अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो आप अदर एक्टिविटीज ला सकते हैं, सिंपल है। अब सुनो, ये बात समझ में आया तक का, मैं आपको कुछ एक्टिविटीज के अलावा मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर छोटी मोटी बातें भी नोट कर लें, ठीक है। ऑलराइट, उससे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। सबसेक्शन 7, 5 क्लियर है, 5 में हमने बता दिया कंपनी फेल्स टू अनस्पेंड अमाउंट। अगर कंपनी फेल हो गया तो बेटा उसको हमने बताया प्रोसीजर कैसे करना है, 6 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दो। दूसरा, अच्छा इसी का फिर रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, रीजन ऑफ अनस्पेंट अगर नहीं कर पाए हो ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसका रीजन देना पड़ेगा, कहाँ पे, बोर्ड रिपोर्ट। सबसेक्शन 6 क्या कर रहा है, अनस्पेंट अमाउंट ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे कोई बचा हुआ पैसा है तो 30 डेज में स्पेशल अकाउंट में जाना है, 3 ईयर में रहेगा, उसके बाद फिर 30 डेज के अंदर, 30 ईयर एक्सपायर होते हैं, 30 डेज के अंदर फंड में चला जाएगा, इसमें शेड्यूल 7। अगर आपने नॉन कंप्लायंस करी, कैसा, अगर आपने नॉन कंप्लायंस करी तो याद रखिएगा सबसेक्शन 7 कहता है कंपनी पे जो पेनल्टी है 50,000 है, विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीस। कंपनी पर 50,000 का फाइन है कम से कम, और विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीस। ऑफिसर डिफॉल्ट पर 50,000 रुपीस की फाइन है, कैसा, 50,000 रुपीस की फाइन है, विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीस, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर। देखो रे, अगर तुमने सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं किया तो जेल तक हो जाएगा, कितना, अप टू 3 ईयर, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, और फाइन 20,000 रुपीस, इसमें एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीस, और बोथ, सिंपल है। ये सबसेक्शन 7 में बताया गया है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, कुछ अदर प्रोविजंस बोल रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, क्लियर। तो थोड़ी जान और लगाओ बेटा, सुन लो।
मैंने आपको बता दिया एवरी कंपनी में लोग इंक्लूड किए थे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, जो 3 कैटेगरी में फॉलो किया था, तीनों में से भी। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको कंपनी डज नॉट इंक्लूड, पास में आ रहा है, कंपनी डज नॉट, ऐसा मत करो, ऐसे कर लो, कंपनी नॉट इंक्लूड भी लिखो, कंपनी एक्सक्लूडेड लिखो। क्यों सर एक्सक्लूडेड क्यों? इंक्लूडेड की बात नहीं करना चाहेंगे, हम करेंगे एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई फॉल हो गया उसके बाद उस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए एक्सक्लूड बोल रहा हूँ। आई होप मेरी इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो, मैं एक्सक्लूड करने की बात कर रहा हूँ। मतलब तुम ऐसा समझो रहे इन कंपनीज में ये 135 अप्लाई नहीं होगा, कब सुनना, इफ कंपनी ceases to be company as per section 135 subsection 1। आई होप देखते समझ आ गया होगा, इसलिए मैं बोला था एक्सक्लूडेड। अरे जो कंपनी, अब कंपनी नहीं रहा, कंपनी तो है पर सेक्शन 135 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कंपनी नहीं रहा, मतलब वो 3 में ना तो उसका नेटवर्क अब कितना है 500 करोड़, ना उसका टर्नओवर कितना है 1000 करोड़ और मोर, ना ही उसका नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ और मोर, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कंपनी सीरीज टू बी अ कंपनी एज पर सेक्शन 135 सेक्शन 1। लेकिन सुनो ये कब कह रहे हैं ऐसा, कॉन्टिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब लगातार 3 साल से ना तो उसका नेटवर्थ 500 करोड़ है, ना टर्नओवर 1000 करोड़ है, ना ही उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, लगातार 3 ईयर, लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर, याद है लगातार कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर, क्लियर। तो ध्यान से सुनो, नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, क्या नहीं करना, CSRC कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाने का कोई जरूरत नहीं है, एंड नॉट कंपाइल विद सेक्शन सबसेक्शन 225। क्या सर? हाँ जी, अभी बताए थे ना आपको सेक्शन सबसेक्शन 225, फटाफट बोलो, ध्यान सुन लेना, उस पर वो भी अप्लाई नहीं होंगे। सर सुनो ध्यान से, तू क्या कहता था, पहले में कमेटी बनाया, फिर 2 में डिस्क्लोजर दिया बोर्ड डायरेक्टर ने, बोर्ड रिपोर्ट किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी के बारे में, 3 में कमेटी का रोल, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड वाला सीएस पॉलिसी, उसके अंदर ही बताए थे रिकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी इनकोर्ड एक्टिविटीज, मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर 4 आया था, 4 में बताया था क्या, बोर्ड अप्रूव करेगा, ठीक है, एंड क्या करेगा, बोर्ड अप्रूव करेगा, उसका बोर्ड में रिपोर्ट में लिखेगा सीएसआर एक्टिविटीज के बारे में, प्लेस करेगा वेबसाइट पर, इंश्योर करेगा कि हाँ भाई कंपनी एक्टिविटी कर रहा है। 4 में और 5 में एटलीस्ट 2% जो कंपनी, आप सोच के देखो सेक्शन 1 में फॉलो ही नहीं हो रहा तो उसको सेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 5 तक फॉलो करना है क्या? नहीं ना सर, सबसेक्शन 6 तो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चों करना पड़ेगा। अगर मान लो उससे पहले वो थी, उससे पहले मतलब उससे पहले मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ था या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ था, तो उसका कुछ पैसा अनस्पेंड अगर रह गया होगा तो सुनो ना, वो कहाँ आपने किया होगा, स्पेशल अकाउंट में ना, उस स्पेशल अकाउंट का पैसा तो यूटिलाइज होगा, लेकिन वो 3 साल तक, अगर 3 साल में अगर नहीं किया तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उसे, फंड में। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड से तुम खुद सोचो, सबसेक्शन 6 तो एप्लीकेबल रहेगा उसके ऊपर, वो थोड़ा हट जाएगा। क्लियर? क्लियर एकदम? तो अगर ऐसा हुआ कोई कंपनी उस कैटेगरी में फॉल पहले थी लेकिन अब नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कंपनी एक्सक्लूडेड, कब एक्सक्लूड रहेगी? अगर वो कंपनी नहीं रहता है सेक्शन 135 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ना, तो ना तो सीएसआर कमेटी बनाना है, ना सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 5 तक फॉलो करने का। सिंपल सिंपल है। ऑलराइट, आइएगा बात सुनते जाइएगा फटाफट से, थोड़ी हिम्मत और कीजिए, थोड़ी हिम्मत और कीजिए, ठीक है। अब सुनिए, एक और बात सुनिए फटाफट से। अब तुम शांत सुनना बेटा, आप लोग कान खोल के ध्यान सुनते चलो बस। देखो सुनो, एक बात और, अगर सर इसका तरीका क्या होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के तरीके क्या होंगे? सुनिए, कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी
या तो सेक्शन 8 कंपनी बनाए, सब जानते हैं सेक्शन 8 कंपनी होते हैं, या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी खुद बना लेगी कंपनी, या तो खुद कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कंपनी खुद, या तो स्टैब्लिश कर सकती है कि सेक्शन 8 कंपनी या कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी, या किसी कंपनी के साथ मिलकर, खुद कंपनी किसी और कंपनी के साथ मिलकर क्या सेक्शन 8 कंपनी बना ले, ट्रस्ट या सोसाइटी बना लो, सोसाइटी, और उसके उसमें अपना कोई भी शेयर्स एक्टिविटी कंडक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ कर रही है, ठीक है, या क्लीन गंगा के लिए कर रही है, कोविड-19 के लिए कर रही है, तो उनका पर्पस क्या हो गया, सोशल वेलफेयर, ठीक है, तो ऐसी कंपनी बनाकर उसे दे सकती है। रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस कंपनी, रिलायंस फाउंडेशन, बात पकड़ में आ रहा है, ठीक है, तो कंपनी तो खुद बना सकती है कंपनी, या कोई ट्रस्ट या सोसाइटी, या कोई ऐसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी या फिर ट्रस्ट या सोसाइटी जिसे किसने बना रखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उन कंपनी से पैसा डाल दो। कैसा डाल दो मतलब, अरे कंट्रीब्यूट कर दो उनके प्रमोशन वाले पर्पस पे, उनके ऑब्जेक्ट पे, अगर वो क्वालिफाई ऑब्जेक्ट है कौन सा, सीएसआर एक्टिविटी वाला, सिंपल। या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सेक्शन 8 या ट्रस्ट है या सोसाइटी है जो पिछला 3 साल से लगातार, इसका 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसी एक्टिविटीज का जो शेड्यूल 7 में लिखी हुई है, सिंपल, तो उनमें भी आप पैसा दे सकते हो। या कंपनी काम कर सकती है, कंपनी खुद दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके, चौथा मैं बता रहा हूँ, कोलैबोरेट करके ये एक्टिविटी कर सकता है। तो 4 बातों की तरह कैसे इस्तेमाल हो सकता है, या तो खुद कंपनी बनाओ सेक्शन 8 कंपनी, उसका पर्पस होना चाहिए यही जो हम बता रहे हैं आपको, प्रमोट द सोशल वेलफेयर, ठीक है, या फिर ट्रस्ट सोसाइटी बना ली, खुद बना सकती है या किसी कंपनी से मिलकर बना सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट ने बना रखी कोई सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी, तो उसमें इन्वेस्ट कर दो, आई मीन सॉरी कंट्रीब्यूट कर दो। या फिर कोई ऑलरेडी है एग्जिस्टेंस में, उसको दे दो जिसका पर्पस ही कौन सा हो, जो सेक्शन जो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज उनका पर्पस हो, वो फॉलो कर रहे हो, तो उनका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लेना कि हाँ जी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको पैसा दे सकते हो, वो भी क्वालिफाई सीएसआर माना जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ, आप किसी और कंपनी के साथ शेयर कर लो, उसे बोलते हैं कोलैबोरेशन, एंड देन इनिशिएट द एक्टिविटीज ऑफ सीएसआर, सिंपल। ये बात हमने सिंपल से दी। अब बात सुन लीजिएगा, लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनिए, कुछ एक्टिविटीज बता रहा हूँ जिसे सीएसआर क्वालिफाई एक्टिविटी नहीं मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीएसआर एक्टिविटी तो करी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन तो किया, ठीक है, लेकिन वो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो बेनिफिट हो गया उससे किसको, एम्प्लॉइज को, कंपनी के एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हो रहा है। कैसा, कंपनी के एम्प्लॉइज है ना, उनके बेनिफिट के लिए हो रहा है, तो वो सीएसआर क्वालिफाई एक्टिविटी नहीं मान जाएगी। सिंपल, क्लियर एकदम, ऑलराइट। और सुनो, आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया, पढ़ा चुके हैं, याद होगा, आपने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया, वो भी सीएसआर एक्टिविटी नहीं है। ये थोड़ा ना हुआ एक पार्टी को ऊपर लड़ाए जा रहे हो और यहाँ लिखा जा रहे हो सीएसआर एक्टिविटी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो भी क्या नहीं होगा, सीएसआर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, सिंपल है। सुनो, दूसरा बात, अगर आप लोग आउट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बाहर की सोसाइटी को चमकाने में लग रहे हो, हाँ दूसरी कंट्री की, वो भी नहीं है। अगर ओवरसीज कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, भले ही वो शेड्यूल 7 की एक्टिविटी हो, लेकिन इंडिया के बाहर है, तो वो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेंगे। गद्दार आदमी है, इंडिया छोड़ के बाहर कर रहा है, यहाँ करना जरूरी है, ठीक है, तभी क्वालिफाई है, कर सकते हो, बट यहाँ करना, यहाँ करोगे तभी वो क्वालिफाई होगा। क्लियर है, बस सुना रहा है यहाँ तक का। या फिर किसी कंपनी को लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जैसे लेबर लॉ में लिखा हुआ है कॉम्पनसेशन देना, एम्प्लॉय के वेलफेयर का बात हो रहा है, वहाँ पर ठीक है, लेबर के वेलफेयर का बात हो रहा है, तो कोई स्टैट्यूटरी एक्ट की, ये लॉ, लेबर लॉ की या अप्रेंटिस एक्ट की रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट करने के लिए, मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कोई कंपनी एक्ट परफॉर्म कर रही है, सोशल ऑब्लिगेशन पूरा कर रही है, तो याद रखिएगा वो भी सीएसआर एक्टिविटी क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। एग्जांपल समझाता हूँ, समझो। अब जैसे लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशंस होते हैं, जैसे उनका कॉम्पनसेशन देना उनको, ठीक है, उनको ग्रेजुएटी या फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, या उनके एजुकेशन की बात करें, उनकी चाइल्ड के एजुकेशन की बात करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं उनके लिए, तो ये सब का सब क्या हो गया, उनकी ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कैटेगरी में। जैसे प्रोविडेंट फंड को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो किसी के बेनिफिट के लिए प्लान किए हुए हैं, तो ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये कानून में लिखी रिक्वायरमेंट है। इन कानूनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का मतलब सीएसआर नहीं है। क्लियर है, ऑलराइट, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। सो ये कुछ मैंने आपको एक्टिविटीज रेफर की हुई हैं जो कि आपको क्लैरिटी के लिए आपको आई थिंक समझ में आए होंगी। याद रखिएगा, एक बार ये पूरा का पूरा जो मैंने सेशन आपको दिया है, इसे अगर ध्यान से सुना है आपने
तो याद रखिएगा मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें कवर कर ली हैं। आई होप कि हम यहाँ कुछ ऐसा नहीं छोड़े कि आप लोगों के लिए आई मीन मैंने यहाँ तक कि इंटरप्रिटेशन भी कवर कर लिया है, सारा पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। ऑलराइट, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नोट्स मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, और जिनके पास ऑलरेडी है वही पर फटाक से रीड कर ले, फटाक से उनको याद हो गया। इस सेशन तुम्हें याद हो गया ना, आपको वो भी याद हो गया। ऑलराइट, सो एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।